अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल मुल्क में सदारती इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होगा। वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होगी और बज़ाहिर आसिफ अली जरदारी की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और उनके सदर बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। लेकिन आज सदारती इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले कौमी असम्बली में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है और इसका सदारती इंतखाब पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक ऐवान मुकम्मल नहीं है, इसलिए सदारती इंतखाब नहीं हो सकता। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज भी किया हुआ है। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उसके हिस्से की नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI समेत दीगर जमातों में तकसीम कर दी थी। मगर इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने 6 मार्च को इब्तिदाई तौर पर एक दिन का हुक्म इम्तना जारी करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से उन अरकान से हल्फ न लेने का कहा, जिसके बाद कल पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसीह कर दी। मगर आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने इस फैसले की अलग अलग तशरीह की। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जब स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए कुछ अरकान से हल्फ लिया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नामजद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जिन अरकान ने हल्फ लिया वो गैर आईनी और तौहीन अदालत है। आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है वो गलत है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। मगर आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान खुद कौमी असम्बली में मौजूद थे और उन्होंने ही इस एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सिर्फ 8 अरकान असम्बली से मुताल्लिक है, जिससे आज हल्फ ही नहीं लिया गया, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि उन्हें अदालत और इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्मनामा मौसूल ही नहीं हुआ। The matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It is only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. जी ये सही है कि KP का कोई मेंबर this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया। As I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion there is no contempt. इस मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने अटॉर्नी जनरल को जवाब देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर पूरे पाकिस्तान से मुताल्लिक है। Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. And my request therefore be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered oath. वाज़ेह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 6 मार्च को जो हुक्म इम्तना जारी किया था उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त के फरीक नंबर 5 से 22 तक हल्फ लेने से रोका था और हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त मौजूद है, जिसके मुताबिक फरीक नंबर 5 से 22 में कुछ इनफरादी शख्सियात के साथ साथ JUI, GDA, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग भी शामिल है, यानी सिंध और पंजाब से इलेक्शन लड़ने वाली जमातें भी शामिल हैं। आज कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इस सूरत हाल में आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलना है, आपने सीटें भी ली, आपने बाकी भी धांधली भी करवाई, आपने 45 को 47 में कन्वर्ट कराते हुए भी सारे सीटें ले ली, तो ये चलना आपके साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा डाउन द लाइन। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़े और हम आगे की तरफ चले और डेमोक्रेसी डीरेल ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये से रूलिंग अगर आ जाती है तो इस पर हमें बहुत तशवीश है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने मुतालबा किया कि इंतखाबी मसाइल पर तमाम जमातों के सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वो इज्जत न करे, कमेटी बनाए। हमारी पार्लियामान में ऐसे लोग मौजूद हैं
जो इन सारे मसाइल का हम क्यों अपने कपड़े जाए अदालतों में ढूंढें, वहाँ धोएं। वी आर कॉम्पिटेंट पीपल, हमारी अपनी पार्लियामेंट है, कमेटी बनाएं, जो भी ग्रीवेंसेज है, इलेक्शन के हो, रिगिंग के हो, 45 फार्म के हो, 47 फार्म के हो, हम बैठ के इसका इलाज कर सकते हैं। मुमकिन है कि हमारे ये साथी हम सब आपके साथ मुतमईन हो कि प्रेसिडेंट भी कंसेंसस से ले आओ, वाई शुड ही बी फलाना, वाई शुड बी फलाना, ये हो सकता है। लेकिन ये इस पार्लियामेंट ने अगर ये मौका जाया किया, फिर हर जगह ये चक होगी। महमूद खान चकज़ई ने आज ही इलेक्शन कमीशन से सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की कुछ मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। जब तक ये नशिस्तें मुकम्मल नहीं होती तब तक आइन और कानून के मुताबिक सदर के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की है, जिस पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी किया गया है और दरख्वास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में वाज़ेह फैसले के लिए पुरुमीद है। इन हालात की रोशनी में इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक सदारती इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इसके अलावा आज सिंध हाई कोर्ट ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सदारती इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 3 अरकान असम्बली के वोट ना गिनने का हुक्म दिया है, मगर आज लाहौर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई उबूरी रिलीफ नहीं मिल सका। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है, मगर इससे पहले आज पंजाब असम्बली में स्पीकर मलिक अहमद खान ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए 24 अरकान असम्बली से हल्फ ले लिया। इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शोर शराबा और एहतजाज करते रहे। सदारती इलेक्शन से एक दिन पहले ये सूरत हाल बन रही है। आज लाहौर में सदारती इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। बिलावल और मरियम नवाज ने दोनों ने आसिफ अली जरदारी के लिए अरकान से वोट मांगे। अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। मैं अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं, अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। इत्तेहादी जमातों की तैयारियां जारी हैं, लेकिन कल आसिफ अली जरदारी और महमूद खान चकज़ई को कितने वोट मिल सकते हैं? अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन मखसूस नशिस्तों का दावा कर रही है वो अगर उन्हें मिल भी जाएं तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आसिफ अली जरदारी की पोजीशन मुस्तहकम है। आज कौमी असम्बली में 4 और पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों से ताल्लुक़ रखने वाले 24 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। नंबर गेम की जो कल सूरत हाल थी वो आज बदल गई है। कल भी हमने आपके सामने नंबर गेम की सूरत हाल रखी थी और आज की अपडेटेड सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। कल कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट कास्ट करेंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक वोट गिना जाएगा, जबकि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वोट मुल्क की सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलूचिस्तान असम्बली के बराबर यानी 65 शुमार होंगे। इस वक्त कौमी असम्बली की 336 नशिस्तों में से 27 नशिस्तें खाली हैं यानी 309 अरकान वोट देंगे। सेनेट की 100 में से 7 नशिस्तें खाली हैं यानी 93 अरकान वोट देंगे। MQM ने भी आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब जो मुमकिना पार्टी पोजीशन सामने आई है उसके मुताबिक सेनेट से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 55 जबकि महमूद खान चकज़ई को 24 वोट मिलने की तवक्को है, जबकि कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 207 वोट मिल सकते हैं क्योंकि आज ही मखसूस नशिस्तों पर 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जबकि महमूद खान चकज़ई को मुमकिना तौर पर 93 वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली से हाल ही में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सरफराज बुगटी को 65 में से 41 वोट मिले हैं, इसलिए तवक्को की जा सकती है कि आसिफ अली जरदारी भी कम अज़ कम 41 वोट देने में कामयाब हो जाएंगे और दूसरी तरफ महमूद खान चकज़ई को तकरीबन 10 वोट मिलने की तवक्को है। इसी तरह पंजाब असम्बली की 371 में से इस वक्त 20 नशिस्तें खाली हैं। इस तरह 351 अरकान वोट देंगे। आज मखसूस नशिस्तों पर 24 अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद के पास 242 और अपोजिशन के पास 108 नशिस्तें हैं। इस हिसाब से आसिफ अली जरदारी को 44 और महमूद खान चकज़ई को बकिया 21 वोट मिल सकते हैं। सिंध असम्बली में MQM की हिमायत के बाद आसिफ अली जरदारी को 61 और महमूद खान चकज़ई को सिर्फ 3 वोट मिल सकेंगे। सिंध असम्बली के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले 3 उम्मीदवारों के वोट शुमार करने से रोक दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान चकज़ई को वाज़ेह बरतरी हासिल है और उन्हें 51 वोट बासानी मिल सकते हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को 7 वोट मिलेंगे। इस तरह आसिफ अली जरदारी को कुल 415 और महमूद खान चकज़ई को इलेक्टोरल कॉलेज में 202 वोट मिलने की तवक्को है, यानी दुगने से भी ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब को वोट मिल सकते हैं। यानी आसिफ अली जरदारी मुतवक्किल इलेक्टोरल वोट्स में महमूद खान चकज़ई से बहुत आगे हैं, जबकि JUI, कुछ छोटी जमातें और आज़ाद अरकान किसको वोट देंगे इसका फैसला होना भी बाकी है। मगर मौलाना फजल रहमान वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इन असम्बलियों में किसी भी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे और तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर चुकी है कि वो 3 बड़ी सियासी जमातों से बात ही नहीं करेगी। अब एक तरफ कल
सदर का इंतखाब होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ वफाकी काबीना के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और साथ ही चेयरमैन PCB के ओहदे पर भी काम जारी रखेंगे। जबकि कल ज़राए से खबर सामने आई थी कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा और तारिक फातमी मावने खुसूसी बराए ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान है। साथ ही नए वज़ीर ख़जाना के लिए मुसलसल HBL के सदर औरंगज़ेब का नाम सामने आ रहा है। सूरत हाल में आज IMF की जानिब से इमरान खान के ख़त का जवाब सामने आ गया है। IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस के बयान के मुताबिक IMF को तर्जुमान PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला, जो पाकिस्तान के साथ IMF की इंगेजमेंट से मुताल्लिक था। IMF एक बैनुल-अक़वामी इदारे की हैसियत से, जिसका मुआशी मसाइल से मुताल्लिक महदूद मैंडेट है, मकामी सियासी डेवलपमेंट्स पर तबसरा नहीं करता। ताहम मुआशी इस्तेहकाम और ग्रोथ के लिए इदारा जाती माहौल की अहमियत को देखते हुए हम तमाम इंतखाबी तनाज़ात के शफ़ाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। IMF की तर्जुमान के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के दूसरे जायजे पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। हुकूमत पाकिस्तान दरख्वास्त करे तो नए वस्त मुद्दती इक़्तिसादी प्रोग्राम की हिमायत करेंगे। इससे पहले प्रेस ब्रीफिंग के दौरान IMF की तर्जुमान ने बताया था कि नई काबीना की तश्कील के बाद IMF दूसरे जायजा मिशन के लिए अपने मिशन को पाकिस्तान भेजने को तैयार है। इस वक्त हमारा फोकस मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम है, जो अप्रैल 2024 में ख़त्म होगा। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि इमरान खान रमज़ान में रिहा हो जाएंगे। कल इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने जब अदालत से कहा कि समाअत रमज़ान के बाद तक मुलतवी कर दें, तो शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि रमज़ान में तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये दरख्वास्त गैर मौसर करवाना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत की बात पर कमरा अदालत में कह भी लगे। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या वाकई आपको उम्मीद है कि रमज़ान में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? जी शुक्रिया खानजाद साहब। खान साहब के ख़िलाफ़ जो अभी केसेस रह गए हैं, उनके अगेंस्ट अपीलें जो हैं वो ज़ेर समात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सज़ा मुअत्तली के हवाले से 426 ज़ब्ता फौजदारी के तहत हमने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, जिसमें स्टेट को नोटिस हो चुके हैं। अब चूँकि जज साहिबान को जल्दी थी खान साहब को सज़ा करने में, तो अब इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने ट्रायल का कबाड़ा ही कर दिया। ना उन्होंने जरा का हक दिया, ना दिफा का हक दिया। तमाम कार्रवाई जो हैं वो तीनों केसेस में जो हैं वो कानून से बिल्कुल मावरा ट्रायल हुए, और इन चीज़ों ने इन केसेस की हैसियत कहीं की नहीं छोड़ी है। तो लिहाजा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कभी तौर पे पुरुमीद हैं कि चूँकि केसेस की नवीयत इंतहाई कमज़ोर हैं, तो खान साहब की रिहाई जो है इन केसेस में हो जाएगी। इस वजह से मैंने ये मगर इसमें एक अहम बात है साहब के ज़ाहिर अगर केसेस में इन केसेस का जिस तरीके से ट्रायल हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 सज़ाएं हुई, फेयर ट्रायल पर तो सवाल उठ रहा था। मगर इस बात के लिए कि वो बाहर आ जाए, ज़ाहिर दूसरे और मामलात बड़े अहम हैं कि बाहर आ जाएं, किसी और केस में ना गिरफ्तार कर लिए जाएं, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं बैकडोर कोई ना कोई बर्फ पिघली है? कोई राब्ता हुआ है आप लोगों का? हम आज भी वहाँ पे ही खड़े हैं जब हम 9 मई की रात को जहाँ पे खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। आज जो ख़वातीन एमएनएज़ ने हमारी रिज़र्व सीट पे जो हल्फ उठाया है, ये इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, जबर, इसका तसलसल है, और ये हो ही नहीं सकता था इतनी बड़ी ज़्यादती अगर ये पॉलिसी ना होती कि PTI को जो है मज़ीद हमने ज़ेर आताब कंटिन्यू रखना है। साहब, तो फिर ऐसी सूरत पे क्या दरमियान में कहीं ना कहीं कुछ राब्ता हुआ था या राब्ता हुआ ही नहीं? क्योंकि आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहीं खड़े हैं जहाँ पर 9 मई के वक्त खड़े थे। राब्ते तो हुए, और राब्ते जो थे वो चूँकि जिन ऑफर या टर्म या कंडीशंस हैं वो हमारे इस अप्रोच से बिल्कुल कोई रिकनसाइल नहीं हो रहे हैं। हम अब बेसिकली खान साहब जो हैं अब वो हमें भी दर्ज दे रहे हैं कि अब मसलियातों को बाला ताक रखो, क्योंकि जो हमने भुगता है इसके बाद मसलियातें जो हैं इन के तहत कोई डील करके बाहर आना, ये उन तमाम कुर्बानियों
और उन तमाम जो हमने भुगता हैं उनके सिले में हम मेरे ख्याल में कोई रिस्पेक्ट नहीं कमाएंगे। खान साहब ने जब गुज़िश्ता 2 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई थी तो हमारी लीगल टीम और हमारी PTI के अमायदीन जिसमें शारियार अफरीदी साहब मौजूद थे, शानदाना गुलदार साहिबा थी, हमारे हसन जमाल खान MNA हैं मियाँ वाली से जो खान साहब की सीट पे जीते हैं, वो भी सेनेटर रोना बासपा साहब थे। तो खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी पार्टी के लिए वो अब ये पैगाम देना चाहते हैं कि एहतजाज के ज़रिए हमने कौम को ये वाज़े कर देना है कि आपका खान या हमारी पार्टी PTI जो है अब किसी भी सूरत में किसी मसलियत के तहत कोई डील नहीं करेगी। और जहाँ तक खान की रिहाई का ताल्लुक़ है कि इस के ताने बाने जो हैं कहीं किसी डील से वाबस्ता ना हो, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पाकिस्तान में मामलात को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं बेशक बड़े ताकतवर हैं, लेकिन नऊज़बिल्ला कोई खुदा नहीं है। अगर इतनी दस्तरस होती तो 8 फरवरी को ये कंट्रोल कर लेते, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा जिस तरह बिखेरना चाहते थे तो ये हो चुका होता। तो मगर एक अहम बात ये आपने कहा कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं होगी, कोई डील वाली बात नहीं होगी और इस तरफ देख भी नहीं रहे आप लोग। मगर अगर 2018 की मिसाल लें तो मौलाना फजल रहमान बाहर थे, नून लीग भी कहती थी हम एहतजाज करेंगे, मगर उस वक्त तक कि जब तक आप लोगों के मामलात कुछ बिगड़े नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और तो जगह PDM ने वहीं से बनाई। जब बिगड़ना शुरू हुए तो जगह बनाना शुरू की और फिर वहीं से आपकी हुकूमत जाने का और दूसरों की हुकूमत आने का रास्ता खुला। तो आपको लग रहा है कि मगर इस दफ़ा मामला अलग है, आपको वो दरार का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पड़े? शायद अब हमारी ये अप्रोच ये होगी कि कहीं पे दरार का इंतज़ार करने के बजाय हम सियासी कुव्वतों को ये बावर कराएं कि कभी आपकी दरार और कभी हमारी दरार के इस इंतज़ार में हमने जमहूरियत को, कानून की हुक्मरानी को खोखला कर दिया है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बयान दिया, मैं उस वक़्त उनके साथ मौजूद था, और उन्होंने कहा कि जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो सियासी कुव्वतें हैं वो ये सोच लें, और अब हमारी अगर कोई डील हो सकती है तो वो जमहूरियत के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए सिर्फ सियासी कुव्वतों से हो सकती है। क्योंकि अब इस चीज़ का ख़ात्मा ज़रूरी है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट से डील करें और फिर कोई आप रास्ता निकालें अपने लिए। सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे यकजा होगी अगर ये चाहते हैं कि हमने, क्योंकि आज इनकी बारी है तो उनको भी हर वक्त दड़का लगा रहेगा कि कब तक जो है वो उनके गुड बुक्स में रह सकते हैं। मतलब ये जब आपको जब आपको इतनी क्लैरिटी होना चाहिए, जब आपको इतनी क्लैरिटी है इस बात में, तो और आप कह रहे हैं कि अब डील होगी तो भी सियासी कुव्वतों के साथ ही होगी ताकि ये बारियां लगाना ख़त्म हो, मगर आप तैयार नहीं है ना नून लीग के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो अब ओहदे ले लेगी, आपका ज़्यादा बड़ा गिला भी नहीं है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि उन्होंने आपकी ज़्यादा सीटें जीती हों, आपका तो गिला ही जो ज़्यादा है वो नून लीग के ख़िलाफ़ है। उसके बावजूद आप बात नहीं करने को तैयार है, हालांकि नून लीग ने भी आपकी हुकूमत गिराने का रास्ता पीपल्स पार्टी के ज़रिए निकाला। वो तो असेंबलियों से मौलाना के कहने पर इस्तीफे देने जा रहे थे, पीपल्स पार्टी ने रोका कि नहीं अदम एतमाद करेंगे, असेंबलियों में रहना बड़ा लाजमी है वरना ये तरामीम कर लेंगे। आपकी बात किसी हद तक सही है कि पीपल पार्टी जो है उन्होंने हमें इतना नुकसान नहीं दिया है और ना उनकी जो कोशिशें हैं वो इतनी जमहूरियत के लिए ख़तरनाक या मोहलिक रही हैं। गरचे इक़्तिदार के लालच में या सीटें हथियाने के चक्कर में ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा बनते गए, लेकिन जो किरदार बुनियादी नून ने अदा किया है और अदा करती जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं, हमने कभी ये नहीं कहा है कि सियासी कुव्वतों से कोई बात नहीं हो सकती है। हमने ये कहा है कि TORs जो हैं वो ये होने चाहिए कि ये हमारे मैंडेट पे बैठ के इन्होंने हुकूमत बनाई है, तो लिहाजा पीपल पार्टी का, नून का, और जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है MQM, ये बकाया तो राज़ी हो जाएंगी। MQM जो है 6-6 हज़ार और 10-10 हज़ार पे मैंने बना के लाए हैं और वो तो एक प्रेशर ग्रुप है, तो उनका इस के लिए राज़ी होना शायद नामुमकिन है।
अच्छा, मगर इस प्रेशर ग्रुप ने आपकी हुकूमत को, आपका यही दावा था कि इस प्रेशर ग्रुप ने, या जिसको आप प्रेशर ग्रुप कह रहे हैं MQM ने, उस वक्त आपकी हुकूमत को छोड़ा। आप लोगों का ये दावा रहा कि जब उन्हें इशारा मिला, तो आप ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा आपने तो डील वगैरह बात करनी नहीं है, ना इस दरार का इंतज़ार करना है, तो MQM तो नहीं छोड़ेगी। और MQM को अगर छोड़ भी दे तब भी इस हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जमात से फ़र्क पड़ता है, वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी छोड़ दे, धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत चला सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली हैं, सिर्फ ओहदे लिए हैं। पीपल पार्टी और नून लीग की जो मौजूदा कुर्बतें हैं, ये शायद पीपल पार्टी की अपनी ख्वाहिश पर भी नहीं है। ज़बरदस्ती उनको नून के करीब लाया गया है और ये हुकूमत का ढांचा खड़ा किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि उनके दरमियान ये कुर्बतें ज़्यादा देर चलेंगी, और एक वक्त शायद ऐसा भी आए कि पीपल पार्टी को मजबूर भी नहीं किया जा सकेगा। और ये उस सूरत में ही होगा मरबत साहब, और ये उस सूरत में होगा कि या तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत हो जाएगी या फिर नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट से दूरी हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि कुर्बतें पार्टियों, सियासी कुव्वतों के बीच होनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि नून इसका इदराक कर लें, क्योंकि नून खुद भी माजी में दावे करती रही हैं कि ये इस चीज़ की विक्टिम रही है। तो लिहाजा जब तक जमहूरी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें आपस में खुद एक कार्ड न कर लें और वंस फॉर ऑल डिसाइड न कर लें कि इक़्तिदार जो हैं, हुकूमत, गवर्नेंस, डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी, ये सब कुछ अवाम के वोट से दिए गए हुकूमत के दायरा कार में आते हैं और इस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं लेना है। तो जब तक ये सिस्टम, और फिर दूसरा है कानून की हुक्मरानी का, ये कि पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, नून को तख्त मश्क बनाए, या PTI को तख्त मश्क बनाए, या PDM की हुकूमत आए, PTI को तख्त मश्क बनाए, या PTI की हुकूमत आई है और नून को तख्त मश्क बनाए, इन चीज़ों का ख़त्मा होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादतियाँ हो गई इस इंतकाम लेने के चक्कर में, और मेरा ख्याल है कि सियासी कुव्वतों को इन चीज़ों का इदराक करना चाहिए। साहब, और आगे ये बताइएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि सदर मुमलिकत से खुश नहीं है इमरान खान साहब। उसके बाद एक और वाक़या हुआ, असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे थे सदर मुमलिकत, और आपकी पार्टी ने उसको इंडोर्स किया। इमरान खान साहब ने खुद ने रिपोर्टर्स से बात करते वक्त कहा कि सदर अलवी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर आप लोगों ने इंडोर्स किया और दूसरी तरफ सदर अलवी ने इजलास बुला लिया। अब होने ये जा रहा है कि वाज़ेह तौर पर नंबर्स नज़र आ रहे हैं कि जो ऐवान सदर है उसमें जरदारी साहब चले जाएंगे। अलवी साहब के जाने से आपको लगता है आपकी पार्टी को नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसकी क्या वजह है? अब जिस वक्त हमें उनकी ज़रूरत थी, या जिस वक्त वो अपना एक आईनी किरदार अदा कर सकते थे, उस वक़्त सदर साहब ने वो किरदार अदा ही नहीं किया। ये जो इजलास नहीं बुलाया 28 तक और 29 को जो है स्पीकर ने बुला लिया, इसकी भी शायद मेरी ज़ाती राय है कि सदर साहब ने जब उनको थ्रेट्स हुए कि जी इनको इम्पीचमेंट की जाएगी या आइन सबोटाज कर दिया इजलास न बुला के, इन धमकियों के तहत सदर साहब ने फिर आपने देखा कि इसको कंपनसेट होने के लिए उन्होंने एक ऐसे वज़ीर आज़म से हलफ उठाया जो उनको भी पता है कि आईनी और कानूनी मैंडेट के साथ मुंतखब नहीं हुआ था। तो वो ये हक अदा कर सकते थे कि इनकार कर देते, और कानून और आईनन वो कर सकते थे, लेकिन शायद वो इजलास न बुलाने के कंपनसेशन के चक्कर में उन्होंने इनसे हलफ उठा लिया। वैसे मगर ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी 2-3 दफ़ा हामिद खान साहब भी कह चुके हैं कि शायद किसी प्रेशर में आ जाते हैं वो, 1-2 वाक़यात के हवाले से, कुछ कानून साजियों के हवाले से भी, बाद में वो ट्वीट कर देते हैं। इतने कमज़ोर आदमी हैं, सदर को इम्यूनिटी होती है, बात बात पर प्रेशर में आ जाते हैं वो। कुछ लोग सदर बनते वक्त कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन सदारत का दफ्तर जो है और उसकी निटी ग्रिटीज़ और उसकी जो सदारत के दफ्तर में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये चीज़ें फिर शायद कमज़ोर असाब के लोगों को कमज़ोर बना देती है। बहुत शुक्रिया मरबत साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, और आम खबर इस पर बात करेंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ अपनी तफसीली राय जारी कर दी है। 33 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में मज़ाहिर अली नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात और मज़ाहिर अली नकवी के जवाबात का तफसीली जायज़ा लेकर राय दी गई है,
और मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए फैसला दिया गया है कि मज़ाहिर अली नकवी को जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था और अब उनके लिए जज या जस्टिस जैसे अलकाबात का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मज़ाहिर नकवी पर एक इल्ज़ाम बतौर जज बिस्मा वारसी नामी खातून की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद खरीदने से मुताल्लिक है, जिसकी खरीदारी के दौरान न सिर्फ माली बेज़ाब्तियाँ की गई बल्कि मरहूमा बिस्मा वारसी के नाबालिग बच्चों को कानूनी वारिस के तौर पर ज़ाहिर ही नहीं किया गया और इस तरह से जायदाद की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम उन बच्चों को ना मिल सकी और वो जायदाद की विरासत से भी महरूम हो गए और वो जायदाद 100 सेंट जोन्स पार्क थी जो लाहौर में है। काउंसिल ने अपने फैसले में तफसीली फैसले में राय लिखी है कि इल्ज़ामात नंबर 2, 3 और 8 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उन पर एक साथ गौर करेंगे। ये इल्ज़ामात 100 सेंट जोन्स पार्क लाहौर की खरीदारी से मुताल्लिक हैं, जिसकी मालिक मिसेस बिस्मा वारसी थी, जिनका इंतकाल 6 दिसंबर 2020 को हुआ और उनकी वफ़ात के वक्त उनके 3 बच्चे नाबालिग थे। मज़ाहिर नकवी 100 सेंट जोन्स पार्क खरीदना चाहते थे और उन्होंने 8 जनवरी 2022 को बिस्मा वारसी के शौहर चौधरी मोहम्मद शहबाज और बड़े बेटे मोहम्मद हसन शहबाज के साथ फरोख्त का मुआहदा किया। मोहम्मद हसन शहबाज, जिन्हें सेकंड सेलर दिखाया गया, वो नाबालिग थे और उन्हें 3 जून 2022 को 18 साल की उम्र को पहुंचना था, जिसके बाद वो इस तरह का मुआहदा कर सकते थे। जायदाद के दीगर 2 शरीक मालिकान यानी हुसैन शहबाज वारसी और अली हमजा शहबाज वारसी का फरोख्त के मुआहदे में जिक्र ही नहीं किया गया। चौधरी मोहम्मद शहबाज जायदाद के सिर्फ 1/4 मालिक थे और मिसेस बिस्मा वारसी के 3 बेटे उसके 3/4 के मालिक थे। मज़ाहिर अली नकवी इस मामले में मुलविस होने की तस्दीक चौधरी मोहम्मद शहबाज की गवाही ने दी, जिन्होंने कहा कि मैंने गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत खुद को अपने नाबालिग बच्चों की जायदाद का सरपरस्त करार देने के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई थी। सैयद मोहम्मद हसन शहबाज वारसी, जो मुकदमे में मुद्दई नंबर 2 थे, वो ये मुकदमा दायर करने के वक्त नाबालिग थे। ये केस अवाम की इतला के लिए दायर किया गया था और फ्रंट नामी अखबार में नोटिस आया किया गया। ताहम मैं ऐसे किसी अखबार से वाकिफ नहीं हूँ। मैं गार्डियन जज से इजाज़त लेना चाहता था, लेकिन मज़ाहिर अली नकवी के बेटे तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी ने मुझे केस फाइल करने का मशवरा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक 30 जून 2022 के बाद टैक्स की शरह और लेन देन पर ड्यूटी बढ़ जानी थी। मैंने मज़ाहिर नकवी और उनके बेटे तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी को इतला दी थी कि मेरी मरहूमा बीवी बिस्मा वारसी से मेरे 3 बेटे हैं जो जायदाद के मालिक हैं। ताहम मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि पहले सेल डीड रजिस्टर्ड करवाएं और ज़रूरत पड़ने पर गार्डियन जज से बाद में इजाज़त ली जा सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय में लिखा है कि मज़कूरा जायदाद की मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से खरीदारी में सिर्फ यही गलत नहीं हुआ, बल्कि 2 प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स जो पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन से मंजूर शुदा हैं, उन्होंने गवाही दी कि खरीदारी के वक्त जायदाद की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। नाबालिग की जायदाद को बेचने की इजाज़त गार्डियन कोर्ट से हासिल करना ज़रूरी है और अगर अदालत फरोख्त करने की इजाज़त देने का फैसला करती है तो उसे नाबालिग के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। जस्टिस नकवी ने कहा कि जायदाद का कब्जा लेने और इस्तेमाल करने के बावजूद वो खुद विक्टिम यानी मजलूम है, मगर नाबालिगों के पास अब ना जायदाद है और ना पैसा है। दरअसल वो नाबालिग बच्चे मजलूम हैं। ताहम अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि मज़ाहिर अली नकवी को पहले इसका इल्म नहीं था, तो भी मज़कूरा फ्रॉड का इल्म होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ये जानने के बावजूद ये जायदाद खरीदी थी कि ये बच्चों की मुश्तरका मिल्कियत है और यह कि गार्डियन कोर्ट की जानिब से उसे फ़रोख्त करने की इजाज़त के बगैर वो इसे नहीं खरीद सकते थे। मज़ाहिर अली नकवी ने किसी भी अखबार में शाया होने वाला कोई नोटिस भी पेश नहीं किया, जिसे समझदार खरीदार मारूफ अखबारात में शाया करके अवामी एतराज़ात को दावत देते हैं। मज़ाहिर अली नकवी ने गवाही भी ना देने का इंतखाब किया। ऐसा ना करने से उनके खिलाफ मनफी कयास किया जा सकता है। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि मज़ाहिर अली नकवी के पास 100 सेंट जोन्स पार्क और दीगर जायदादों को खरीदने के लिए काफ़ी आमदनी और सेविंग्स नहीं थी। मज़ाहिर अली नकवी ने अपनी टैक्स फाइलिंग जाहिर नहीं की और ना ही गवाही के लिए सामने आए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने कई सालों तक कितनी कमाई की और उस पर कितना इनकम टैक्स अदा किया। 100 सेंट जोन्स पार्क की मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से खरीदारी का एक और परेशान कुन पहलू है और वो ये कि लाहौर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जायदाद फरोख्त करने वाले को 5 करोड़ रुपए अदा किए गए। मज़ाहिर अली नकवी ने अपने तहरीरी जवाब में ऐसा करने की कोई माकूल वजह पेश नहीं की और गवाही देने से गुरेज किया कि एक कंपनी ने उनकी ऐसी जायदाद खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम क्यों अदा की। एक जज का एक प्रॉपर्टी डेवलपर से इतनी बड़ी रकम कबूल करना, जिसका यह कहना है कि वो मज़ाहिर अली नकवी को जानता भी नहीं है, जज की साख पर बहुत संगीन सवालात उठाता है। इल्ज़ाम नंबर 8 के 2 पहलू हैं। पहला इस हवाले से है कि क्या मज़ाहिर अली नकवी के पास वो जायदादें खरीदने के वसाइल थे जो उन्होंने खरीदी थी। दूसरा 100 सेंट जोन्स पार्क की तामीर पर खर्च की गई रकम के हवाले से है। मज़ाहिर अली नकवी ने यह भी नहीं बताया कि उन्हें इन तामीरात के लिए रकम कहाँ से मिली और ना ही वो गवाही देने के लिए सामने आए, इसलिए मज़कूरा इल्ज़ाम साबित होता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के मुताबिक इल्ज़ाम नंबर 6 यह है कि मज़ाहिर अली नकवी ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन में 2 जायदादें और 1 जायदाद सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हासिल की, लेकिन इसके लिए ना तो रकम जाहिर की और ना ही टैक्स अदा किया। मज़ाहिर अली नकवी ने 16 मार्च 2020 को हल्फ उठाया और 2 साल से भी कम अरसे में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए 4 जायदादें हासिल कर लीं।
3 इस्लामाबाद में और 1 रावलपिंडी में। जिन तंजीमों से उन्होंने 4 जायदादें हासिल की वो अपने अराकीन को रिहाइश फराहम करने के लिए कायम की गई थी। मज़ाहिर अली नकवी ने नहीं बताया कि उन्होंने इन तंजीमों से 4 जायदादें क्यों हासिल की। यकीनन वो इन सब में रिहाइश नहीं रख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से दूसरों को महरूम नहीं किया जाना चाहिए, जो कि मज़ाहिर अली नकवी के इक़दामात का नतीजा होगा। मज़ाहिर अली नकवी की अहलिया हुमा फातिमा नकवी ने भी सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट के लिए दरख्वास्त दी थी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमत ही नहीं करती, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें प्लॉट मिला या नहीं मिला। इल्ज़ाम नंबर 5 का ताल्लुक मज़ाहिर अली नकवी के 2 बेटों से है, जिन्हें मुख्तलिफ कंपनीज के मालिक जाहिद रफ़ीक के ज़ेर मिल्कियत प्रोजेक्ट्स में इंतहाई रियायती कीमतों पर जायदादें दी गई, जो मुबैना तौर पर मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से जज की हैसियत में दिए गए या बाद में दिए जाने वाले मुमकिना फ़वाइद के बदले में दी गई हैं। जाहिद रफ़ीक ने बताया कि उन्होंने ऐसी अलॉटमेंट किसी और जज या उनके बच्चों को नहीं दी और उन्होंने कोई काबिल एतबार वजह नहीं बताई कि क्यों उन्होंने मज़ाहिर अली नकवी के बेटों को ये 4 जायदादें दी थी। जाहिद रफ़ीक ने मज़ाहिर अली नकवी के बच्चों को मज़ीद फ़वाइद पहुँचाने का भी बताया। मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा और बदनीयती पर मबनी था और मज़ीद कहा कि जायदादें उनके बेटों की हैं और उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। काउंसिल ने अपनी राय देते हुए कहा कि ऊपर बयान करदा इल्ज़ामात नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 साबित होते हैं। हम ये नतीजा अखज़ करने पर मजबूर हैं कि मज़ाहिर अली नकवी ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ये नहीं कहा जा सकता कि मज़ाहिर अली नकवी लालच से दूर हैं। उनका किरदार भी ऐसा नहीं है जिस पर उंगली ना उठाई जा सके। उनका कंडक्ट भी ऐसा नहीं रहा जैसा कि एक जज से तवक्को की जाती है कि उसकी साख दागदार नहीं होगी। ये जाहिर है कि उनके इक़दाम ज़ाती फ़वाइद पर मबनी थे। चौधरी मोहम्मद शहबाज के मामले में वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए शामिल हुए और जानते बूझते हुए नाबालिगों को उनकी जायदादों से महरूम कर दिया। मज़ाहिर अली नकवी ने किसी वजह के बगैर तहाइफ हासिल करके भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। इन तहाइफ में 5 करोड़ रुपए शामिल हैं, जबकि उनके बेटों ने मामूली कीमत पर 2 रिहायशी और 2 कमर्शियल प्लॉट्स हासिल किए और उनकी बेटी ने 5000 पाउंड वसूल किए। लिहाजा हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि मज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुजरिम हैं और उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था। मज़ाहिर अली नकवी की तरफ से मिसकंडक्ट के वाक़यात ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्हें संगीन मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होने की वजह से हटाया जाना चाहिए था। इसलिए आइंदा मज़ाहिर अली नकवी के नाम के साथ लफ्ज़ मोअज़्ज़िज़ जस्टिस या जज इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब हमने मज़ाहिर अली नकवी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जब तफसीली राय आएगी तो ही अपना मौक़िफ़ दूंगा। फिर आज जब तफसीली राय सामने आई है तो हमने उनसे फिर रब्ता किया तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम मामला आपके सामने रखेंगे। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द मौजूद ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत का एहसास दिलाना है, बल्कि ये अज़म करना है कि ख़वातीन का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब या मसलक से हो, उनके खिलाफ होने वाले मज़ालिम, नफरत अंगेज़ी, इंतहा पसंदी, जिनसी इम्तियाज़, माली इस्तेहसाल और उनके हकूक़ के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, जिसकी हमारे माशरे को अशद ज़रूरत है। इस साल ख़वातीन के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा का थीम है कि ख़वातीन पर सरमायाकारी करें और तरक्की को फ़रोग़ दें। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से रैलियाँ मुनक़िद की गई और गुज़िश्ता 7 सालों से जारी औरत मार्च की रिवायत भी बरकरार रखी गई। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में औरत मार्च निकाला गया, जिसमें घरों में काम करने वाली ख़वातीन से लेकर ख़वातीन के सियासत में किरदार पर बात की गई। इसके अलावा अदालतों और इंसाफ के निज़ाम में जिनसी मसावात का मुतालबा किया गया। ख़वातीन की सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई, सेहत से मुताल्लिक ज़रूरी मसनूआत पर टैक्स कम करने और डिजिटल रसाई का मुतालबा किया गया। इसके अलावा उनके मंशूर में रियासती जबर को ख़त्म करने और तलबा यूनियन की बहाली के मुतालबात भी शामिल थे। तमाम शहरों में मुनाकिद किए गए औरत मार्च के अपने अपने मखसूस और अहम मुतालबात सामने रखे गए। औरत मार्च कराची के रवां साल के मंशूर के मुताबिक हम सिविलियन और अस्करी बजट में कटौती का मुतालबा करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इस पैसे को फौरी तौर पर पाकिस्तान के अवाम पर खर्च किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम मुलाजमों के लिए कम अज़ कम उजरत को यकीनी बनाया जाए और अहले खाना के लिए घर, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। मुतालबा करते हैं कि होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2018 फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। औरत मार्च के मंशूर के मुताबिक बलूचिस्तान में मावरा अदालत कत्ल बंद किए जाएँ। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि तमाम सहाफ़ियों, एक्टिविस्ट और सियासी वर्कर्स की सेंसरशिप, निगरानी, जबरी गुमशुदगी और कत्ल ख़त्म किया जाए, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में जबरी गुमशुदगी भी ख़त्म करना शामिल है। हम मुतालबा करते हैं कि वफाकी हुकूमत ट्रांसजेंडर्स पर्सनस एक्ट 2018 को अपनी असल शक्ल में बहाल करे और ये भी मुतालबा करते हैं कि इस कम्युनिटी के खिलाफ ऑनलाइन नफरत अंगेज़ मुहिम के खिलाफ एक्शन लिया जाए और ट्रांसजेंडर्स अफराद के खिलाफ वाक़यात की रोकथाम की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि रियासत ख़वातीन, ख्वाजा सरा और नॉन बाइनरी अफराद के लिए सेफ हाउसेस बनाए ताकि वो माशरे में मौजूद तशद्दुद से बच सके। हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि वो अक़लियतों के हुकूक पर तवज्जो दे। इस हवाले से हमारा मुतालबा है कि अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और बच्चियों के अगवा, हिरासानी, ज़बरदस्ती की शादियों और जबरी तौर पर मज़हब की तब्दीली को रोका जाए। इस हवाले से हमारा दूसरा मुतालबा ये है
कि जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि वो इस हवाले से एक्टिविस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों को सुने। हम मुतालबा करते हैं कि ख़वातीन, ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा कम्युनिटी को विरासत के हुसूल में पेश आने वाले तशद्दुद, जबर और धमकियों को ख़त्म किया जाए। मुतालबा करते हैं कि तमाम ख़वातीन और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अफराद को विरासत में उनका जायज़ हक दिया जाए। हम तमाम जबरी मजदूरों के कर्ज पर मुकम्मल रिलीफ का मुतालबा करते हैं और जबरी मजदूरी के लिए कायम की गई निजी जेल्स को ख़त्म किया जाए जहाँ काम करने वाली ख़वातीन और बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन का दिन मनाया गया। हर साल हर हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के हुकूक़ के लिए कानून साजी की बातें की जाती हैं। कई कवानीन मंजूर भी होते हैं, लेकिन आखिर में सवाल उनके निफाज पर आकर रुक जाता है कि पाकिस्तान में अच्छी कानून साजी भी मौसर नताइज दिखाने में क्यों नाकाम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2021 से 2023 तक पाकिस्तान भर में ख़वातीन के खिलाफ इज्जत या गैरत के नाम पर होने वाले जराइम की तादाद 1203 रही। ख़वातीन के खिलाफ 4830 जिनसी जराइम रिपोर्ट किए गए। सबसे ज़्यादा वाक़यात पंजाब में रिपोर्ट हुए, जहाँ 2021 से 2023 तक ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम की तादाद 3973 रही। 2794 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। 122 ख़वातीन तेज़ाब गर्दी का निशाना बनी, जबकि घरेलू तशद्दुद के 602 वाक़यात रिपोर्ट हुए। यही नहीं, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 7 माह में सिंध भर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 1348 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें अगवा, घरेलू तशद्दुद, रेप, गैरत के नाम पर कत्ल और काम करने वाली जगहों पर हिरासानी शामिल है। जबकि गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 4 महीनों में पंजाब भर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 10,365 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे बड़ी तादाद ख़वातीन के अगवा और फिर जिस्मानी तशद्दुद की थी। यानी सिर्फ इब्तिदाई 4 महीनों के डेटा के मुताबिक पंजाब भर में हर घंटे में एक औरत तशद्दुद का निशाना बन रही थी। ये सिर्फ वो अदाद शुमार हैं जो रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन अगर आप कहीं और नहीं सिर्फ अपने इर्द गिर्द का ही जायज़ा लें तो बासानी मालूम होगा कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम की तादाद कितनी ज़्यादा है। अमरीकी नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन के मुताबिक पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद का सामना करने वाली सिर्फ 3.2% ख़वातीन ही उसको रिपोर्ट करवाती हैं, जिसमें देही इलाकों में रिपोर्ट करने की शरह इससे भी बहुत कम है और वहाँ तशद्दुद की शरह शहरी इलाकों से भी ज़्यादा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल जेंडर गैप रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मुआशी, सियासी, तालीमी और सेहत के हवाले से मैसर सहूलियात में फ़र्क का जायज़ा लेते हुए हर मुल्क को मखसूस रेटिंग दी जाती है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट साल 2023 के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान मर्दों और ख़वातीन के दरमियान मसावी हुकूक के लिहाज से 146 ममालिक में से 142वें नंबर पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान बुनियादी हुकूक का फ़र्क 57.5% रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मसावी हुकूक के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पूरे खित्ते में सबसे आखिर के ममालिक में ही रहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 146 ममालिक में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान सेहत और तालीम के हसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायज़ा लिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों और मौक़े के हवाले से 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 143वां नंबर रहा है, जबकि एक ही तरह के काम के लिए मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों में फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान 71वें नंबर पर आया है। इसी तरह तालीम के हसूल के लिए मसावी मौक़े में पाकिस्तान का 138वां नंबर रहा है, जबकि इससे पहले 2022 में इस कैटेगरी में पाकिस्तान का 135वां नंबर आया था। यानी पाकिस्तान में एक साल में तालीम के लिए मसावी मौक़े के मामले में फ़र्क ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ा है। इसी तरह सेहत की बुनियादी सहूलियात के फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान का 132वां नंबर रहा है, जबकि सियासी तौर पर बाइख्तियार होने के लिहाज से पाकिस्तान का 95वां नंबर रहा है। ख़वातीन के खिलाफ होने वाला इम्तियाजी सलूक सिर्फ जिनसी तशद्दुद, रेप, तेज़ाब गर्दी तक महदूद नहीं है। हालिया सालों में डिजिटाइजेशन के बढ़ने और ख़वातीन की जानिब से वर्क फोर्स में शमूलियत के बाद भी उनके खिलाफ साइबर हिरासानी और काम करने वाली जगहों पर इम्तियाजी सलूक रिपोर्ट किया गया है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में उनके पास साइबर हिरासानी के 2695 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर महीने 224 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मौजूद 93% ख़वातीन ने अपने काम करने वाली जगहों पर किसी न किसी तरह की हिरासानी की शिकायत की है। ख़वातीन के काम करने वाली जगहों पर हिरासानी के खिलाफ पाकिस्तान के वफाकी मुतसिब की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान के हुकूमती सेक्टर में हिरासानी की 2169 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 582 शिकायत ख़वातीन ने और 148 शिकायत मर्दों ने दर्ज करवाई थी। जबकि इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर से 994 ख़वातीन ने हिरासानी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इन तमाम रिपोर्ट्स में मौजूद ये तादाद महज एदाद शुमार नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक आईना है जिसमें इंतहाई भयानक शक्ल नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।